हेलो फ्रेंड्स, तो प्रॉमिस की हमारी सेकंड वीडियो होने वाली है। अगर आपने अभी तक मेरी पहली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने प्रॉमिस को समझा था एक लव स्टोरी की मदद से, तो मैं आपको बोलूँगा पहले आप उसे देख लो यार, क्योंकि उसमें हमने सारा कुछ कवर कर लिया है। प्रॉमिस एक्चुअली होता क्या है, उसको हमने बेस से समझा। आज मैं थोड़ा-सा और टेक्निकल जाना चाह रहा हूँ, तो इसलिए हमने दूसरी वीडियो निकाली। तो चलिए देखते हैं। देखिए, प्रॉमिस इन जावास्क्रिप्ट नीड एंड बर्थ इसकी ज़रूरत क्या थी? हमने ये चीज़ अभी तक बात नहीं की है। हमने ये तो बता दिया कि है क्या वो, पर उसकी ज़रूरत क्या है? फ्रॉम कॉलबैक्स टू क्लीनर एसिंक कोड। चलिए, सो आज का एजेंडा क्या है? हम पहले बेसिक देख लेंगे एग्जीक्यूशन मॉडल। सिंक्रोनस एसिंक्रोनस क्या होता है? कॉलबैक्स एंड देयर प्रॉब्लम्स। वैसे आपको ये ऑलरेडी सारी चीज़ें पता होंगी, बट एक-एक लाइन में हम देख लेंगे, ठीक है जी? प्रॉमिस इंट्रोडक्शन मैं आपको ऑलरेडी दे दी है। इसकी लाइफ साइकिल सिंटैक्स भी आपको पता है। कॉल बैक वर्सेस प्रॉमिस कंपैरिजन। क्यों हम कॉल बैक और प्रॉमिस का कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब क्यों कॉल बैक हमारा थोड़ा मुश्किल हो जाता है प्रॉमिस के कंपैरिजन में। प्रॉमिस चेनिंग क्या होती है, प्रॉमिस मेथड्स क्या क्या है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल एंड तब हम लैप कर लेंगे उसके बाद। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन मॉडल। यार आपने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ दिया होगा। देखो, जावास्क्रिप्ट हमें पता है कि सिंगल थ्रेडेड है, मतलब एक टाइम पे एक ही काम करेगा। तो कॉल स्टैक, वेब एपीआई और इवेंट लूप का यूज करते हैं, ठीक है। एक टाइम पे एक ही टास्क एग्जीक्यूट होगा। एसिंक टास्क हैंडल वाया इवेंट लूप। इवेंट लूप की मदद से हम एसिंक टास्क कर पाते हैं। सिंक्रोनस कोड में प्रॉब्लम क्या है? लॉन्ग रनिंग टास्क ब्लॉक एग्जीक्यूशन। यार यूआई फ्रीज हो जाएगा। अगर बहुत बड़ा कोई काम चल रहा है तो आपका आगे की चीज तो रन ही नहीं होगी। तो ये तो सिंक्रोनस में दिक्कत है। अगर मान लो लार्ज लूप है, लूप लगा दो आप 1 से लेके 1000 करोड़ तक, तब देखना उसके नीचे वो कभी जाएगा ही नहीं, मतलब कभी जाएगा पर बहुत टाइम हो जाएगा, आपका यूआई पूरा फ्रीज कर देगा यार। नेटवर्क रिक्वेस्ट अगर सिंक मोड में है तो भी दिक्कत है यार। असिंक्रोनस कोड में, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, कोड को हम रन कराते हैं बिना ब्लॉक किए हुए। और प्रॉमिस में यही चीज हम कर पा रहे हैं, बिना ब्लॉक किए हुए कोड को रन करा पा रहे हैं। कॉल बैक्स में भी करता है ऑल्दो, बट एक कॉल बैक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लॉन्ग टास्क रन इन बैकग्राउंड असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में मेन थ्रेड जो है वो हमेशा सेफ रहेगा दूसरे टास्क को करने के लिए। और ये हमारा यूआई हमेशा रिस्पॉन्सिव रहने वाला है, मतलब ब्लॉक नहीं रहेगा। फ्रेंड्स, कॉल बैक्स आपको पता ही है। देखो, मैं इन चीज़ों को ना ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलना चाह रहा हूँ। और ये बस जस्ट प्रॉमिस को स्टार्ट करने से पहले छोटी मोटी चीज़ें हम बातें कर रहे हैं बस। इफ कॉलबैक्स क्या होता है ना, फंक्शन पास्ट एज अ आर्गुमेंट अनदर फंक्शन। हमें पता है कॉलबैक क्या है, सेट टाइम आउट के अंदर मैंने एक फंक्शन डाल दिया, वो भी तो कॉलबैक फंक्शन है। और सेट टाइम आउट के अंदर वो कभी किसी टाइम के बाद कॉल हो जाएगा। असिंक रिजल्ट यूज टू हैंडल असिंक रिजल्ट बिफोर प्रोमिसेस। अच्छा, आपने एक्सएमएल एचटीटीपी को यूज किया होगा, ठीक है, जिसमें हम क्या करते थे, एजेक्स एजेक्स बेसिकली एजेक्स का हम यूज करते थे एपीआई कॉलिंग के लिए। वहाँ पे पहले प्रॉमिस नहीं था यार, तो वहाँ पे असिंक काम करने के लिए हमने वो यूज़ किया, कॉलबैक्स का यूज़ किया। एग्जीक्यूटेड आफ्टर असिंक ऑपरेशन फिनिश। एपीआई कॉल्स बिफोर ES6। जैसे एपीआई कॉल्स आपको पता होगा, जब जो मैं आपको कह रहा हूँ एजेक्स वाली चीज़ें, ठीक है, तो पहले ES6 से पहले कैसे करते थे हम एपीआई कॉल? एक्सएमएल एचटीटीपी की मदद से। ओके, अब क्या, अब तो हम फेच का यूज़ करते हैं। तो पहले ये सारी चीज़ कॉलबैक्स की मदद से होता था, थोड़ा जो कि कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब कि थोड़ा-सा उसे मैनेज करने में दिक्कत आती है। अब एक कॉल बैक हेल वाली चीज़ आ जाती है, मेबी आए ना ही हो आपके पास, बट इसमें क्या है कि मल्टीपल फंक्शन नेस्टिंग हो गई यार। अगर बहुत एसिंक्रोनस कोड थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा इसको लिखने में दिक्कत हो जाएगी यार। रीड करना, मेंटेन करना मुश्किल है, एरर हैंडलिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। मल्टीपल एसिंक ऑपरेशन कर सकते हो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, बट थोड़ा-सा मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो प्रॉमिस अब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही सिंपल है। प्रॉमिस क्या बोलता है? एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है दैट मे बी अवेलेबल नाउ लेटर और नेवर। ये क्या कहता है? हमने यही तो बोला था ना। अच्छा, आप याद करो हमारे एग्जाम्पल में हमने क्या बोला था, खुशी जो है आर्यन को ये तो हाँ बोलेगी ना बोलेगी। अभी क्या बोला उसने, अभी बोला वो सोच रही है। उसके बाद वो हाँ बोलेगी या ना बोलेगी, तो वही चीजें लिखा है हमने यहाँ पे कि वैल्यू आएगी, अभी आएगी या फिर कभी नहीं आएगी। तो नेवर मतलब कि एरर आ गया। हसिंग प्रोग्रामिंग करना बहुत ही हमने बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया है। अब अगर देखोगे प्रॉमिस ने क्या चीज़ें सॉल्व की, कॉल बैक है, रीडेबल है कोड, मेंटेनेबल है, ठीक है, एरर हैंडलिंग के लिए आप कैच लगा लो, और मल्टीपल एसिंग टास्क कर सकते हो बहुत ही आसानी से। और फ्रेंड्स, प्रॉमिस में ना देखो स्टेट्स की हमने बात की थी, बट हमने डायरेक्ट नहीं की थी। मैंने क्या बोला था, जब जो हमारी खुशी है, हमारी खुशी नाम का जो कैरेक्टर है, आर्यन ने उसे प्रपोज किया।
तो अब खुशी क्या है, वेट कर रही है, मतलब सोच रही है। तो सोचने वाली चीज़ को हम कहते हैं पेंडिंग स्टेट, मतलब इनिशियल स्टेट। अच्छा, जब वो रिज़ॉल्व हो जाती थी खुशी जब रिज़ॉल्व कर देती है तो इसका मतलब फुलफ़िल्ड कर दिया उसने। और अगर वो ना बोल देती है मतलब रिजेक्ट कर देती है, तो ऑपरेशन फेल्ड, रिजेक्टेड। एक और चीज़ हमने बोला कि अगर एक बार उसने रिज़ॉल्व या रिजेक्ट बोल दिया, तो फिर कोई स्टेट कभी चेंज नहीं हो सकती। तो वन्स सेटल्ड स्टेट डज़ नॉट चेंज। सेटल्ड मतलब आइदर फुलफ़िल्ड या रिजेक्टेड। एक बार आपने रिज़ॉल्व लिख दिया, तो भाई वो रिज़ॉल्व हो गया। अब उसके नीचे आप कितनी बार भी रिजेक्ट लिखो या रिज़ॉल्व लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट रिज़ॉल्व या रिजेक्ट हुआ वही हमारा फाइनल आंसर होता था। अच्छा, इसका सिंटैक्स हमें ऑलरेडी पता है। अब थोड़ा-सा इसको देखोगे ना, देखो कोड देखो यार, आपको लगेगा यार कुछ तो है, गड़बड़ हो रही है। गेट यूज़र था। गेट यूज़र हमने मान लो कि एक एपीआई कॉल है गेट यूज़र, या फिर कोई फंक्शन है थर्ड पार्टी एपीआई में, हमने भेज दिया 1 और अपना कॉल बैक फंक्शन। अच्छा, हमने बोला कि हमारे इस फंक्शन को कॉल कर लो यार आप, ठीक है? गेट यूज़र को बोला, गेट यूज़र का कंट्रोल हमारे पास नहीं है। ये भी ध्यान देना फ्रेंड्स, गेट यूज़र का कंट्रोल है हमारे कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, जहाँ पे मैं भेज रहा हूँ यार 1 और फंक्शन। तो वो खुद से कॉल करेगा इस फंक्शन को। अच्छा, जब वो फंक्शन कॉल होगा तब ये वो गेट पोस्ट को कॉल करने वाला है। वहाँ से फिर हमने यूज़र आईडी और अगेन एक फंक्शन को पास कर दिया। तो जो गेट पोस्ट है अगेन ये क्या है, एक थर्ड पार्टी का फंक्शन रहा होगा। ठीक है, मुझे नहीं पता इसके अंदर कैसे काम कर रहा है। तो यार आप एक चीज़ देख लो, मैं अपने इस कॉल बैक फंक्शन को उसके पास भेज रहा हूँ यार। मुझे ये भेजना पड़ रहा है जो कि एक तरीके से सही नहीं है। बट अगर मेरे पास प्रॉमिस होता तो वो कैसे काम करता? देखो, प्रॉमिस ने बोला गेट यूज़र 1, प्रॉमिस ने बोला 1 भेजो। अब जो भी डेटा आया, मतलब जो भी प्रॉमिस आया उसमें मैंने देन लगा दिया, तो मुझे यूज़र में डेटा मिल गया फ्रेंड। अब मैंने बोला यहाँ से दूसरी कॉल लगाओ और उसको रिटर्न कर दो। तो ये देखो, ये एक सिंगल लाइन में लिख रखा है, मतलब गेट पोस्ट को रिटर्न कर दिया हमने यूज़र डॉट आईडी के साथ। अच्छा, गेट पोस्ट ने जो भी मिला ना, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, जब मल्टीपल देन लगते हैं तो अगर मैं ऊपर से कुछ रिटर्न कर रहा हूँ तो दूसरे देन के पास चल जाएगा। अगर मैं ऊपर से कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हूँ तो दूसरे देन के पास अनडिफाइंड जाएगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ पे ध्यान दोगे, मैंने बोला गेट पोस्ट को मैं रिटर्न कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास पोस्ट आ जाएंगी और कंसोल डॉट लॉग में मैंने पोस्ट कर लिया और कैच एरर लगा दी। अब यार आपको कोई कॉल बैक वाले भी बोलेगा एरर लगाओ, तो यार बहुत मुश्किल है यार, बहुत ही मुश्किल है। अब यहाँ पे देखो क्या है, बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं किया मैंने यार, कितना सिंपल लग रहा है रीड करने में। तो प्रॉमिस को हम चेनिंग, देखो प्रॉमिस की चेनिंग कैसे होती है, चेन मल्टीपल देन कॉल्स, मल्टीपल देन लगा सकते हो। ईच देन गेट्स रिजल्ट ऑफ प्रीवियस फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कई लोगों को इंटरव्यू में पूछा जाता है उन्हें पता ही नहीं होता कि मतलब प्रीवियस वाला देन जो भी रिटर्न करेगा वो नीचे वाले देन के पास जाएगा अगर जरूरत है तो। ठीक है, देन गेट्स रिजल्ट ऑफ प्रीवियस, तो प्रीवियस वाले से आएगा। एल्स इन सीक्वेंशियल एसिंटास, ठीक है, और एरर कोड कर सकते हैं हम सिंगल कैच से। बहुत बढ़िया, यहाँ पे देखो सिंगल कैच लगा दिया। अब एरर पहले दिन में है या दूसरे दिन में है, वो कैच यहाँ पे पकड़ लेगा। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। अब देखो इसमें कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे हमने देन कैच तो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, देन कैच, देन कौन था? देन था हमारा क्या नाम था उसका, भोला। और कैच था चिंटू, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। देन कब चलता है? जब फुलफिल होता है। कैच तब चलता है रिजेक्शन में। फाइनली देखो, फाइनली ऐसा ब्लॉक है जो हमेशा चलेगा ही चलेगा। इसका बहुत कई बार कोड में यूज़फुल होता है, अभी थोड़ा समझना मुश्किल है। आप बोलोगे यार इसकी ज़रूरत क्या है? ठीक है, हो सकता है फ्रेंड्स कि कोई ऐसा पीस ऑफ कोड हो जो आपको देन के अंदर भी चलाना है, कैच के अंदर भी चलाना है। ठीक है, बट आपको एक चीज़ पता है कि यार या तो वो देन में जाएगा, कैच में जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको कोड को रिपीट करना पड़ेगा। तो हमने बोला एक काम करो, रिपीट करने के बजाय फाइनली ब्लॉक, फाइनली नाम का एक हमारा चेन कर दो और इसके अंदर पास कर दो कॉल बैक फंक्शन। तो जो भी आपको देन और कैच में लिखना तो वो फाइनली में लिख लो। अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप देन से आ रहे हो, कैच से आ रहे हो, हर केस में फाइनली में जाएगा ही जाएगा। और ये हमारे जैसे प्रॉमिस डॉट ऑल, प्रॉमिस डॉट ट्रेस, ये आप देख रहे हो, बोले ये क्या है? इनसे स्टैटिक मेथड होते हैं यार, ये स्टैटिक्स मेथड होता है। अच्छा, ये स्टैटिक और नॉन स्टैटिक क्या हुआ फिर? देखो ये तो नॉन स्टैटिक मेथड है। वो मेथड जो हमारे क्लास के नेम से कॉल होते हैं, जैसे प्रॉमिस डॉट ऑल, प्रॉमिस क्या हमारी क्लास ही तो है। तो वो हमारे स्टैटिक मेथड है। उनको दिस से कोई मतलब नहीं होता, उनका दिस से कोई दूर-दूर तक रिलेशन नहीं होता, ठीक है? दिस कीवर्ड से। चलो स्टैटिक के बारे में आज तो हम बात नहीं कर रहे हैं, कभी इन फ्यूचर बात करेंगे तो और डिटेल में बताऊँगा। अब ये पे यहाँ पे देखो रियल वर्ल्ड प्रॉमिस का एग्ज़ाम्पल आपने फेच का यूज़ किया ही होगा। फेच मैंने लगाया, फेच ने मुझे भेजा एक प्रॉमिस,
तो प्रॉमिस को कैसे मैं रिटर्न यूज़ करता हूँ, कैसे मैं कंज़्यूम करता हूँ, डॉट देन लगा के। यहाँ से मैंने बोला रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करके मैंने रिटर्न कर दिया, तो नेक्स्ट वाले के पास आ गया फ्रेंड। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बोला डेटा कंसोल डॉट लॉग डेटा। देखो ऐसा नहीं कि मुझे यही करना है, मत करो ऐसा, इसी दिन के अंदर सारा काम कर लो, मत भेजो नीचे। जेसन में निकालो और आगे अपना काम कर लो, नीचे भेजने की ज़रूरत क्या है? बट एक फॉलो कर रहा है मैं ऐसा, तो ठीक है। रिस्पॉन्स और जेसन रिटर्न किया, रिटर्न करके वो आ गई मेरे देन के पास। अब फ्रेंड्स इतना तो क्लियर हो गया कि प्रॉमिस हमारा एक बहुत क्लीन वे है यार असिंक कोड लिखने का, फॉल बैक हेल्प से बचा रहा है, एरर हैंडलिंग आसान है, मल्टीपल एसिंक टास्क कर सकते हैं। अच्छा ये मल्टीपल असाइनिंग टास्क आप बोलो कि यार, तो इसके लिए तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है ना, जिसमें मैंने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि प्रॉमिस को आप कैसे-कैसे यूज़ कर सकते हो, क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रॉमिस में, ठीक है? तो उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन्स हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखिएगा, ये आपने ऑलरेडी पढ़ दिया था कि प्रॉमिस क्या है, रिज़ॉल्व रिजेक्ट क्या, हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, ठीक है जी? और मैंने आपको थोड़ा थ्योरेटिकल भी बता दिया कि प्रॉमिस है क्या, राइट? मैंने ये बता दी कि कैसे आप उसे यूज़ कर सक कैसे क्या-क्या उसकी ज़रूरत पड़ी थी। अब कैसे कॉल बैक हेल्प्स है, जैसे थर्ड पार्टी लाइब्रेरी में हमें भेजना पड़ता था, तो एक एडवांटेज है प्रॉमिस में। प्रॉमिस में हमें थर्ड पार्टी एपीआई में कुछ भी भेजना नहीं है। मान लो, चलो एक और एग्ज़ाम्पल लेना है। कॉल मीचर एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। फ्रेंड्स एज़्यूम करो कि थर्ड पार्टी एपीआई थी। अभी तो नहीं है, पर मान लो ये थर्ड पार्टी एपीआई थी और ये कॉल बैक को यूज़ एक इसे कॉल बैक फंक्शन चाहिए होता है और यहाँ पे मैंने जैसे भेजे है। अब यार, अब पहले क्या था, जब भी मैंने ये थर्ड पार्टी इस फंक्शन को यूज़ किया, अभी तो यहाँ पे दिख रहा है, एज़्यूम कर लो यहाँ पे नहीं होता तो मैं क्या करता यार, मेरे को ना अपना कॉल बैक फंक्शन इसके अंदर भेजना पड़ता। मैं अपना कॉल बैक फंक्शन भेजता और फिर मुझे पता है मेरा ये कॉल बैक फंक्शन जब भी कॉल होगा, तो ये मैं मैसेज को प्रिंट करा लूँगा इस तरीके से। पर फ्रेंड्स इसमें दिक्कत क्या थी? इसको एपीआई कॉल समझ लो आप, या कुछ भी समझ सकते हो, एसिंक्रोनस टास्क समझ लो। तो फ्रेंड्स इसमें होता क्या था ना, देखो कॉल बैक्स में कि मेरे को ना अपना फंक्शन देना पड़ रहा है इसके पास यार, अपना फंक्शन देना पड़ रहा है। क्या पता इसके अंदर कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी हो, सेंसिटिव काम भी कर रहा हूँ मैं। तो ये थोड़ा-सा ना रिस्की हो जाता है। ये थोड़ा रिस्की हो जाता था। अब मेरा ये कॉल बैक फंक्शन थर्ड पार्टी एपीआई के पास जा रहा है, वो ऐसे कॉल कर रहा है, इसके अंदर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है? क्या पता इस फंक्शन को मल्टीपल बार कॉल कर दे, कुछ भी कर सकता है। तो यार ये तो थोड़ी एक दिक्कत वाली चीज़ थी, पहली चीज़। फिर इसमें अगर कुछ एरर आ गया तो उसे कैसे हैंडल करो, फिर वो अलग दिक्कत। प्रॉमिस ने क्या बोला? प्रॉमिस ने बोला भाई जो भी है, ठीक है, मुझ में आपको कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं है। देखो, टॉमिस ने क्या बोला कि मेरे अंदर आपको कुछ भी भेजने की ज़रूरत नहीं है, थर्ड पार्टी जो एपीआई है, अब वो प्रॉमिस रिटर्न करेंगे इस तरीके से, न्यू प्रॉमिस रिज़ॉल्व कॉमा रिजेक्ट। थर्ड पार्टी एपीआई जो भी होती है, अब क्या करता है फ्रेंड्स, मान लो यहाँ पे हमने आईडी भेज दी जैसे, ठीक है, आईडी भेज दी मैंने बोला आईडी 123। अब ये क्या करेगा? ये कुछ नहीं करेगा, सिंपल आईडी के बेसिस में डेटा फेच कर लेगा। मैंने बोला 123 आईडी यहाँ पे मिली और यहाँ पे हमने बोला इफ आईडी इक्वल 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 123, तो मैंने बोला रिज़ॉल्व कर दो, हे यू आर पास्ट, ठीक है? या फिर कुछ डेटा भेज दो, एल्स में मैंने बोला रिजेक्ट कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, बात क्लियर है? तो देखो अब हुआ क्या? हुआ यूँ कि मेरी जो थर्ड पार्टी एपीआई थी, उसमें मेरे को ना एक आईडी भेज दी है। मान लो ये आधार कार्ड वेरिफ़िकेशन है, आधार कार्ड वेरिफ़िकेशन था, चलो, आधार वेरिफ़िकेशन एपीआई। आधार वेरिफ़िकेशन एपीआई में मैंने क्या बोला कि मेरे को ना आधार कार्ड नंबर भेजना है, मैंने भेज दिया आधार कार्ड नंबर 123 मान लो। अब वहाँ पे वो अपना काम करेंगे, वो अपने डेटाबेस से निकालेंगे, उनकी एपीआई से जो भी करेंगे, उसके बाद जैसे ही उन्हें डेटा मिला, उन्होंने यहाँ पे प्रॉमिस में रैप करके उस डेटा को रिज़ॉल्व या रिजेक्ट करके भेज दिया फिर। हो गया ना सिम्प्लीफाई। अब मुझे कुछ यहाँ से कुछ नहीं करना, अपना कॉल बैक फंक्शन नहीं भेजना, कुछ नहीं करना। वो मेरे को अपना डेटा मेरे को डेटा दे देंगे रिज़ॉल्व या रिजेक्ट करके, और मैं यहाँ पे देन लगा दूँगा, यहाँ पे फ्रेंड्स में देन लगा दूँगा और कैच लगा दूँगा। तो ये मैं 2 चीज़ें बोल लूँगा फिर उसके बाद। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ रही होगी। देखो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी वैसे पढ़ चुके थे कि देन लगता है, कैच लगता है, बट मैं दोबारा क्यों समझा रहा हूँ, थोड़ा-सा आपको उस वे में समझा रहा हूँ। अब एपीआई कॉलिंग के कॉन्टेक्स्ट में समझाना चाह रहा हूँ कि भई आधार वेरिफिकेशन, ये एपीआई है, इसमें 1 2 3 भेजा, वो ऊपर क्या होगा, इन्होंने कुछ काम किया होगा,
और उन्होंने फिर रैप करके भेज दिया। उन्होंने बोला न्यू प्रॉमिस और यहाँ पे रिज़ॉल्व या रिजेक्ट बोल दिया। मुझे नहीं पता वो अंदर कैसे काम कर रहा है, बस मुझे ये पता है कि वो प्रॉमिस रिटर्न करेंगे और वो प्रॉमिस आइदर रिज़ॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा और यहाँ पे मैंने इसे कंज़्यूम कर लिया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हुआ क्या ना कि मैंने यहाँ से कुछ भी कॉल बैक फ़ंक्शन नहीं भेजा। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को मैंने अपना कोई भी कॉल बैक फ़ंक्शन नहीं भेजा। बस वो डेटा को रैप करके मेरे पास दे दिया। अब डेटा मेरे पास है, हर चीज़ का कंट्रोल मेरे पास है। ओके, मेरे को केवल डेटा से मतलब था, पर पहले मुझे पूरा कॉल बैक फ़ंक्शन उन्हें देना पड़ रहा था। उन्हें बताना पड़ रहा था, भैया ये मेरा कॉल बैक है और प्लीज़ आप इसे कॉल कर देना। आप कर देना, ये देखो ना दिक्कत वाली बात है। वो करेंगे कॉल बैक को, कॉल खुद से। बट अब हम क्या कह रहे हैं, हम खुद करेंगे। मेरी जब मर्ज़ी होगी मैं तब करूँगा और जितनी बार करना है मैं तब करूँगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इसको मल्टीपल बार पे लगा सकता हूँ, बट डॉट देन इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, अगर मेरे को मेरा तो ये एक बार कॉल हो गया, या फिर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो मैंने बोला इसको रख दो कॉन्स्ट डेटा। चलो, अब मैंने क्या बोला, मैं जैसे ही मैंने ये किया ना, ये मैंने कॉल किया तो इसने मेरे को प्रॉमिस रिटर्न कर दिया। तो डेटा में क्या है ना, देखो अब मेरे को एक मस्त चीज़ दिखा दो, अगर आप डेटा को देखोगे ना, तो आपको पता है क्या दिखेगा? अब आप सोचो क्या दिखेगा? डेटा दिखेगा, प्रॉमिस दिखेगा, क्या दिखेगा? फ्रेंड्स ये देखो, प्रॉमिस है यू आर पास, बट ये प्रॉमिस में रैप होके आ रहा है। एक काम करते हैं एक काम करते हैं, इसको सेट टाइम आउट के अंदर पास कर देते हैं, इस तरीके से। ओके, थोड़ा सिंटैक्स में कुछ गड़बड़ है क्या? मैंने बोला एक ये कर दो और यहाँ पे मैंने बोला 2 सेकंड के बाद। देखो सेट टाइम आउट दिस 2 सेकंड के रिज़ॉल्व कर लो। अब ये देखो यार, इसने क्या बोला, प्रॉमिस पेंडिंग स्टेट। इसने क्या बोला, प्रॉमिस पेंडिंग स्टेट में है यार। अभी वो सोच रहा है तो इसलिए पेंडिंग है। तो डेटा में ये आ गया। अब डेटा को रीड करना है, तो रीड करने के लिए क्या है, लिसन करने के लिए क्या है, डॉट देन। डॉट देन ये मैं ऐसे लिसन करता हूँ। अच्छा, क्या मैं डॉट देन मल्टीपल बार लगा सकता हूँ? हाँ, लगा सकते हो, आप लगा सकते हो यार। इसका मतलब क्या है ना, इसको आप ऐसे समझो, इसको आप ऐसे समझो फ्रेंड्स कि मैंने ग्रुप बना रखा है। मैं एडमिन हूँ, मैंने ग्रुप बना रखा है, तो मैं जैसे ही मैसेज भेजूँगा ना, जैसे ही मैं हेलो भेजूँगा, तो जितने भी मेरे अंदर बंदे हैं, जितने भी मेरे ग्रुप में बंदे हैं, उन सबके पास मैसेज आएगा। उन सबके पास ही मैसेज जाएगा। तो यही तो हो रहा है, वो सारे लिसन कर रहे हैं। देखो डॉट देन, डॉट देन, डॉट देन, सारे लिसन कर रहे हैं तो सबके पास मैसेज चल जाएगा। बात समझ आ गई? यही होता है, सिंगल ब्रॉडकास्ट बोलते हैं इसे हम, सिंगल ब्रॉडकास्ट। सिंगल क्यों? क्योंकि एक ही बार करेगा और ब्रॉडकास्ट कर देगा, सबको भेज देगा। एक ही बार का मतलब कि मैं रिज़ॉल्व एक ही बार लिख सकता हूँ ना, मैं मल्टीपल रिज़ॉल्व नहीं लिख सकता फ्रेंड। बट मैं इसको मल्टीपल बार सुन ज़रूर सकता हूँ, अलग-अलग जगह से सुन सकता हूँ। जो भी डेटा है ना, डेटा के पास अब ये आ गया है, रिस्पॉन्स आ चुका है, वो प्रॉमिस में रैप होके आ चुका है। जितनी बार दिल लगाना है लगा लो, सिंपल। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब दूसरी चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे अब देखो इसको हटा दो, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंगल ब्रॉडकास्ट है। मैंने बोला इस डेटा पे प्रॉमिस है तो डॉट देन लगा दिया, ऊपर से रिस्पॉन्स आएगा तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नाम दे दिया, रिस्क लिख दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे तो एक तो आप इसे लिसन ये कर सकते हो रिस्पॉन्स। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ जो हमने नहीं सीखी थी वो ये थी, क्या मैं देन लगा सकता हूँ? तो हाँ, मैं देन लगा सकता हूँ। इस वाले देन में क्या आएगा? देखो पहले वाले देन में क्या आएगा? वो तो ये आएगा कि ऊपर से रिज़ॉल्व हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। ठीक है जी? अच्छा, रिज़ॉल्व हुआ है तो ऊपर से ये डेटा आ जाएगा जो भी हमने भेजा था। ये हमें ऑलरेडी पता है। बट अगर मैं दूसरा देन लगाता हूँ तो इसमें क्या आएगा? इसमें यहाँ से मैं जो भेजता हूँ 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, ठीक है? तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 नम आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग नम लिखता हूँ फ्रेंड्स, तो अब क्या हुआ कि इस वाले देन में आ गया प्रीवियस वाले देन का रिटर्न डेटा। हे यू आर पास्ट ऑफ 1 2 3 4, हे यू आर पास्ट और फिर यहाँ पे आ गया 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है, अभी मैंने हाल ही में ही पूछा था कि आप कितने दिन लगा सकते हो? उसने बोला कि मल्टीपल दिन लगा सकता हूँ, बट मैंने बोला मल्टीपल दिन लगा सकते हो, उसमें डेटा क्या आएगा? तो इन बंदे ने जवाब दिया कि मैं मल्टीपल रिजल्ट कर दूंगा यहाँ पे। तो जिसका कोई सेंस ही नहीं है यार। रिजल्व तो एक ही बार होगा ना भाई, रिजेक्ट भी तो एक ही बार होगा। बट देन में मैं मल्टीपल देन कैसे लगा सकता हूँ? क्योंकि मेरे देन से जो भी मैं रिटर्न करता हूँ वो मेरे नेक्स्ट देन के पास जाता है। इसका मतलब जो देन है वो भी मेरा प्रॉमिस रिटर्न करता है। क्योंकि देन किसके पीछे लगता है? जो प्रॉमिस रिटर्न करता है।
तो इंटरनली मेरा देन की फंक्शनैलिटी क्या है, वो एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। अब प्रॉमिस में कौन-सा डेटा रैप कर रहा है, जो यहाँ से रिटर्न हो रहा है इस कॉल बैक फंक्शन से। अब मान लो मैं कुछ रिटर्न ही नहीं करता हूँ, तो अब बताओ आपको सोचना है कि अब क्या मिलेगा? मैं उम्मीद करता हूँ आपने सोचा होगा। तो फ्रेंड्स मेरे को अनडिफाइंड मिलेगा, क्योंकि अगर मैं ऊपर से कुछ भी पास नहीं कर रहा हूँ, रिटर्न नहीं कर रहा हूँ सॉरी, पास नहीं रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, तो अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है। तो अनडिफाइंड यहाँ पे जाएगा। फिर मैं देन लगाता हूँ, फिर वो अनडिफाइंड मिलेगा अगर ऊपर से कुछ नहीं भेजता तो। तो इस तरीके से मेरा एक काम करता है यार। अच्छा ये एसिंक्रोनस है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये देखो, मैं अगर यहाँ पे कोई कंसोल लगा दूँ, कंसोल डॉट लॉग, ऐसा नहीं कि पहले ये चलेगा, नहीं फ्रेंड्स, ये नहीं चलेगा यार। पहले प्रॉमिस पेंडिंग तो आना ही था, फिर ये आ गया। प्रॉमिस पेंडिंग तो ये वाला कंसोल है, ये तो डेटा में आ गया। फिर देखो ये वाली चीज़ नहीं चली पहले। ये देखो आप ध्यान दोगे ना, तो ये वाली पहले क्या चला, हे आया। फिर जैसे ही मेरा प्रॉमिस कंप्लीट हुआ उससे बोला हे यू आर पास्ड और फिर अनडिफाइंड। तो हे यू आर पास्ड और फिर यहाँ से अनडिफाइंड कंसोल हो। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या है कि मेरा कोड ब्लॉक नहीं हो रहा है, ये तो असिंक्रोनस कोड है। आप यहाँ पे लगा दो, आप लिसन कर लो बस। लिसन कर रहे हो आप। जब डेटा आएगा तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा कॉल बैक फंक्शन। देखो कॉल बैक फंक्शन को हम पूरी तरीके से हटा नहीं सकते यार। आज भी उसका बहुत मेजर रोल है फ्रेंड्स। बट हमने प्रोमिसेस के साथ कॉल बैक को इंट्रोड्यूस किया, तो ये हमने थोड़ा अपना काम आसान कर दिया। तो मैंने बोला देन तो मैंने ऑलरेडी कॉल कर रखा है, देन के अंदर वाला ये कॉल बैक फंक्शन है वो ट्रिगर हो जाएगा जैसे ही मेरे पास डेटा आएगा। तो बात समझ आ गई फ्रेंड्स। तो हमने देखा कि हम मल्टीपल देन लगा सकते हैं। अच्छा हम असिंक अवेट करके भी कुछ कंसेप्ट होता है, वो मैंने अपनी प्लेलिस्ट में बहुत जगह दे रखा है, तो आप उसे भी देख सकते हो। बट जो मोटा-मोटा हमने आज समझा वो यही था कि कैसे हमारा कॉल बैक फंक्शन से कॉल बैक हेल्थ से बचने के लिए हमने ये यूज़ किया, या फिर थर्ड एपीआई में अपने कॉल बैक फंक्शन को ना भेजें। कॉल बैक फंक्शन को हम अपने थर्ड पार्टी एपीआई में ना भेजें, उसके लिए भी हमारा एक प्रॉमिस बहुत मददगार है। तो ये सब चीज़ें आप इंटरव्यू में बता सकते हो फ्रेंड्स। और इसके मेथड्स प्रॉमिस डॉट ऑल, प्रॉमिस डॉट रेज, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करो। उसमें ऑलरेडी हमने यार बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, तो आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉमिस की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे अच्छे से पढ़ो या इसको समझो। और इस वाली वीडियो को तो ज़रूर देखना। प्रॉमिस 1 वाले को तो आप पक्का देखना, तभी आपको, अगर आपने प्रॉमिस 1 देख दिया तो फिर ये आपको आपके लिए ये समझना तो बहुत मामूली सा खेल है यार, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अच्छा हमने फाइनली की बात भी की थी, तो मैंने बोला डॉट फाइनली भी मैं लगा सकता हूँ, उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन भेज दूँगा। बट फ्रेंड्स मेरे को नहीं, यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं मिलता है, एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं आएगा, ठीक है? सिंपल। यहाँ पे आप कुछ भी जो काम करना है वो करा लो। और फिर अगर मैं देन लगाता हूँ, तो फिर अगर मैं देन लगाता हूँ फ्रेंड, तो इस देन के अंदर जो डेटा आएगा ना वो कौन-सा होगा, जो लास्ट देन ने भेजा होगा। तो यहाँ पे वो डेटा आ जाएगा। बात समझ आ गई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का बहुत वेट करता हूँ यार। बाकी फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय-बाय।